नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम एक चैप्टर कर रहे थे फिजिक्स का स्टूडेंट, तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज फिजिक्स में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम होगा, जैसा आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, हीट चैप्टर, जिसको हिंदी में बोला जाता है ऊष्मा। आइए समय को ज़्यादा जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, आप मुझे बताएंगे कि हीट क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है। स्टूडेंट, जब मैं ऊष्मा की बात करता हूं तो ऊष्मा का नाम लेते ही, हीट का नाम लेते ही आपके दिल और दिमाग में एक ही चीज़ घूमती होगी कि सर हीट का मतलब होता है गर्मी। स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। कोई बच्चा कहता है कि सर गर्माहट, बिल्कुल सही है। हीट का मतलब ही क्या होता है? गर्मी होता है, गर्माहट होता है, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट, एक बात का और विशेष ध्यान रखना कि हीट का मतलब गर्मी तो होता है, लेकिन गर्मी के साथ साथ ठंडी भी होता है, मतलब ठंड भी होता है। मतलब ऊष्मा गर्म भी हो सकती है और ऊष्मा ठंडी भी हो सकती है। कि सर कैसे ऊष्मा ठंडी कैसे हो सकती है? स्टूडेंट, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कहीं ना कहीं हीट चैप्टर में टेम्परेचर का जिक्र होगा कि नहीं होगा। टेम्परेचर को हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट? तापमान। अब आपको पता है कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, यस एंड नो? जी हाँ सर, हो सकता है। तापमान 100 डिग्री सेल्सियस भी होता है क्या सर? बिल्कुल हो सकता है। और तापमान -17 डिग्री सेल्सियस भी लेह लद्दाख साइड आपने देखा होगा, हो सकता है, यस एंड नो? बिल्कुल हो सकता है सर। तो आप लोग मुझे बताएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जमती है, -17 डिग्री सेल्सियस पे भी बर्फ़ जमती है, और बर्फ़ कैसी होती है? ठंडी होती है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है? उबलता है। तो ये क्या होता है? गर्म। तो याद रखना कि ऊष्मा गर्म भी हो सकती है और ऊष्मा ठंडी भी हो सकती है। स्टूडेंट, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ। आपके हाथ पे कोई बर्फ़ का टुकड़ा रखूँ, मैं बर्फ़ की सिल्ली रखूँ, आइस क्यूब रखूँ। अब थोड़ी देर बाद आप मेरे से कहने लगोगे कि साथ सर हाथ जल रहा है। जलता किससे है? हीट से ही जलता है। स्टूडेंट, हीट गर्म भी हो सकती है और हीट ठंडी भी हो सकती है। स्टूडेंट, उसके साथ साथ इस हीट के बारे में, ऊष्मा के बारे में एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, कि ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ चलती है। ऊष्मा हमेशा कैसे चलती है? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ऊष्मा ठंडे से गर्म की तरफ चलने लगे। ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से कहाँ चलती है? ठंडी वस्तु की तरफ चलती है। कैसे? आप एक लोहे की रॉड लीजिए और उस लोहे की रॉड को आग में दे दीजिए। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि धीरे 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 पहले वो आगे से गर्म होगी और वही आग धीरे धीरे कहाँ तक आने लगेगी? पीछे हैंडल तक आने लगेगी। क्यों? क्योंकि ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से कहाँ भागती है? ठंडी वस्तु की तरफ भागती है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, जितनी भी गर्ल्स हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ी हैं, तो आप क्या करते होंगे जब आप सब्जी बनाती होंगी? बॉयज़ भी बनाते हैं वैसे तो सब्जी। जब आप सब्जी बनाते होंगे तो आपने देखा होगा, पहले चमचे में भाप धीरे धीरे पहले जहाँ से चलाते हैं वहाँ से धीरे धीरे कहाँ तक आने लगती है? हैंडल तक आने लगती है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से कहाँ भागती है? ठंडी वस्तु की ही तरफ भागती है। क्लियर है? ये 2-4 बातें आपको याद रखनी है, बहुत आसान चैप्टर है। स्टूडेंट, यहाँ से एक बात और मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ तो चलती है। इसमें एक एग्जाम्पल में यहाँ पे डाउट आता है बच्चों को कि सर जो बर्फ़ है वो तो ठंडे से गर्म की तरफ चलती है। बच्चे कहते हैं कि जो बर्फ़ है वो ठंडे से गर्म की तरफ चलती है। जी नहीं स्टूडेंट, वो भी गर्म से ठंडे की तरफ। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा आपके हाथ में रखा है, अब वो तो पिघल जाएगा ना, थोड़ी देर बाद तो वो गर्म हो जाएगी। सर अब तो ठंडे से गर्म चल रही है। नहीं स्टूडेंट, अभी भी गर्म से ठंडी वस्तु की ही तरफ चल रही है। ये डाउट आता है बच्चों को, मैंने इस वजह से अपनी तरफ से बता दिया। स्टूडेंट, होता क्या है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और बर्फ़ का टेम्परेचर अभी कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। आपके शरीर की गर्मी बर्फ़ में ट्रांसफ़र हो रही है, ना कि बर्फ़ की ठंडक आपके शरीर में ट्रांसफ़र हो रही है। स्टूडेंट, जब तक शरीर का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, जब तक ये अपने जैसा नहीं बना चुका होगा, वो तब तक वो आपके शरीर में उतना ही गर्म होता रहेगा, उतना ही पिघलता रहेगा। मानो अभी भी गर्म वस्तु से कहाँ भाग रही है? ठंडी वस्तु की तरफ। आप एक कोल्ड ड्रिंक को इन्वायरमेंट में रख दो, वो अपने आप गर्म हो जाएगी। क्यों? कि सर ठंडे से गर्म की तरफ भाग रही है। नहीं माय डियर, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियस किसके अंदर एंटर कर रहा है? उस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एंटर कर रहा है। 0 डिग्री, जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स का तापमान होगा उसको धीरे 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 क्या कर देगा? गर्म।
तो शॉर्ट रूप में, छोटे से रूप में केवल इतना ही ध्यान रखना कि ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ चलती है, और ऊष्मा गर्म भी हो सकती है और ऊष्मा ठंडी भी हो सकती है। क्लियर है? एक साइंस की लैंग्वेज में, एक साइंस की टर्म्स में, एक फिजिक्स की टर्म्स में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि स्टूडेंट हीट होती क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप होता है। किसका रूप होता है? ऊर्जा का रूप होता है। आगे लिख देते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसका रूप है भैया? ऊर्जा का रूप है। कि सर व्हाट इज ऊर्जा? फिर आपका वही सवाल आएगा। स्टूडेंट पिछली क्लास में भी मैं ऊर्जा का जिक्र कर चुका हूं, मैं फिर दोबारा कर देता हूं आपके लिए। मैं आपको बता देता हूं कि ऊर्जा क्या होती है। आपने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है? ऊर्जा। किसको? कार्य करने की क्षमता। वर्क टू डू एबिलिटी एंड वर्क टू डू एफिशिएंसी इज कॉल्ड एनर्जी। आपने साथ के साथ एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी जाना होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम जाना होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता था? कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना इसको खत्म किया जा सकता है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, परिवर्तित, बदला जा सकता है। कि सर मतलब स्टूडेंट, ऊर्जा ना कभी बनती है ना कभी खत्म होती है, ये हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है। मैं बार बार कहता हूँ, एक ही एग्जांपल देता हूँ, इस सृष्टि की जब रचना हुई होगी तब भी उतनी एनर्जी होगी, आज भी उतनी एनर्जी है, और जब इस सृष्टि का विनाश होगा तब भी उतनी एनर्जी रहेगी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा ना बनती है ना खत्म होती है, जितनी है उतनी ही एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। आइए इसको मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ कैसे, ध्यान से समझिएगा। मुख्य रूप से दो तरह की एनर्जी का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। इस चीज़ का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। वैसे जो नया बच्चा आज इस क्लास में जुड़ा हो वो देख लीजिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा, और इसको बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक, गतिज, पोटेंशियल, स्थितिज, नाम से ही क्लियर है। किसी भी एक विशेष गति के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड गतिज ऊर्जा, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई चीज़ मोशन में है, गति में है, भाग रही है, दौड़ रही है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कोई चीज़ स्थिति में है, स्थिति मतलब कि पोटेंशियल का मतलब रुका हुआ का मतलब स्थिर का मतलब संचित का मतलब स्थिर। आपने डेली लाइफ में सुना भी होगा कि आपने अपने अंदर कितना पोटेंशियल स्टोर करके रखा है। मतलब कि जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, इकट्ठी ऊर्जा होती है, उसे क्या बोला जाता है? पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। जो चीज़ चली हुई है गतिज ऊर्जा, जो चीज़ रुकी हुई है दैट इज कॉल्ड स्थितिज ऊर्जा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि इस मार्कर में कौन सी एनर्जी है इस समय, इस पेन में कौन सी एनर्जी है, स्थिर अवस्था में है स्टूडेंट, तो कौन सी होगी? कि सर पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ही मैंने इसको नीचे गिराया, यस एंड नो, जब नीचे गिराया तो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। अब ये जैसे नीचे जाएगा तो नीचे जाके मेरे हाथ पे पड़ा, तो इस समय हाथ में कौन सी एनर्जी है देख पा रहे होंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी है। यस एंड नो, क्लियर है ना? एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है, लेकिन कभी भी खत्म नहीं हो सकती। इसी को ऊष्मा क्यों ऊर्जा का रूप है, इसको मैं आज को प्रैक्टिकल आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा बांध बनाकर रोका गया पानी, बांध, डैम पर पानी रोका जाता है, तो कौन सी एनर्जी है? कि सर पोटेंशियल एनर्जी है, जब रोका गया है। अब आपको पता है कि बांध से गिराया गया पानी, भाई बांध से गिराया गया पानी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। स्पीड मोशन में है, गति में है। नीचे लगे होते हैं हाइड्रा टरबाइन, वो टरबाइन घूमते हैं। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु और किसी भी मशीन के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो उसे बोला जाता है मैकेनिकल वर्क, यांत्रिक ऊर्जा। सो इट मीन्स दिस इज मैकेनिकल एनर्जी। बांध बनाकर रोका गया पानी, पोटेंशियल एनर्जी, बांध से गिराया गया पानी, काइनेटिक एनर्जी, और फिर यही कार्य हुआ, घूमा चला, टरबाइन घूमे, तो ये दिस इज मैकेनिकल एनर्जी। और बांध पे क्या बनाई जाती है? डैम पे बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिकल, दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गया। और इलेक्ट्रिकल से क्या घर में क्या जल जाएगी? जैसे मेरे ऊपर भी जली हुई है, दैट इज कॉल्ड लाइट एनर्जी। क्या है स्टूडेंट? लाइट एनर्जी। और एक लाइट बंद है आज, ये कैसे? दिस इज लाइट एनर्जी।
और लाइट एनर्जी को आप देखेंगे घर में जब आपके बल्ब जला होगा तो आप वहाँ पे हाथ लगा के देखेंगे तो वो हीट गर्माहट महसूस होगी, दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। और इसी चीज़ की हम चर्चा करते आ रहे हैं कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यों है, कैसे है, यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से जाना कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, ना बनती है ना खत्म होती है। आप मेरी बात समझ पाए होंगे स्टूडेंट? क्लियर है? क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। जब हम हीट का जिक्र करते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे हीट में जो सबसे पहला जो टर्म्स आती है वो आता है टेम्परेचर स्केल्स। क्या आता है? टेम्परेचर स्केल्स। इसको हिंदी में कहते हैं तापमान पैमाना। तापमान पैमाने का मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर होता है वो किस किस रूप में मापा जाता है, किस किस रूप में उसको मेज़र किया जाता है। जैसे प्रैक्टिकल में आपसे एक एग्जांपल पूछना चाहूँ कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है। स्टूडेंट मुझे आप बच्चे बताएंगे कि सर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कुछ बच्चे मुझे बताने वाले हैं कि सर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और कुछ बच्चे मुझे बताने वाले हैं कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो 310 होता है। और 310 किस में होता है? केल्विन में। ये जो C लिखा देख रहे होंगे, F लिखा देख रहे होंगे, K लिखा देख रहे होंगे, दिस इज टेम्परेचर स्केल। स्टूडेंट असल में क्या हुआ था कि 3 वैज्ञानिक हुए थे, 3 क्या 4 वैज्ञानिक हुए थे। एक रीमर है, लेकिन आपके सिलेबस ऑफ एग्जाम में जो मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं उन्हीं 3 में से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। 3 वैज्ञानिक हुए थे, एक का नाम था सेल्सियस। मैं इनको आसान से शब्दों में बता देता हूँ कि क्या क्या फंडा था इनका। एक सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए सेल्सियस। कौन? सेल्सियस, जिसको डिग्री सेल्सियस से डिनोट किया जाता है। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था फ़ारेनहाइट, इंग्लिश हिंदी सेम है भैया, जिसको डिग्री फ़ारेनहाइट से इंडिकेट किया जाता है। और एक तीसरे वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था केल्विन। क्या नाम था? केल्विन, जिसको केल्विन से के से डिनोट किया जाता है। और साथ के साथ आप याद रखना कि जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, तापमान की जो SI यूनिट होती है वो केल्विन ही होती है। क्लियर है ना? देखिए 3 वैज्ञानिक हुए, 3 वैज्ञानिक। सेल्सियस ने एक पैमाना तैयार किया। पैमाने का मतलब होता है फुटा। एक स्केल, स्केल का मतलब फुटा, पैमाना। किसी भी चीज़ को मापने के लिए यूज़ होता है किसी भी पैमाने का, तो इस पर कुछ ना कुछ डिजिट वैल्यू रही होंगी। इसने भी एक ऐसा फुटा तैयार किया, इसने भी एक ऐसा स्केल तैयार किया भैया, और इसने भी एक ऐसा ही स्केल तैयार किया। इस पर भी कुछ डिजिट वैल्यू रही होंगी, इस पर भी कुछ डिजिट वैल्यू रही होंगी। अब क्या कहा सेल्सियस ने कि मेरी जो डिजिट वैल्यू है, इन तीनों ने उठाया पानी को। किसको लिया? पानी को। आपको पता है कि पानी कितने पे जमता है? सभी बच्चों को पता होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमता है। और मैं कहूँ कि कितने डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, तो माय डियर स्टूडेंट आप मुझे बताने वाले हैं कि सर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। इन तीनों ने पानी को उठाया और उन्होंने क्या कहा कि मेरा जो, सेल्सियस ने कहा कि मेरा जो नीचे वाला बिंदु रहेगा ना, इसको तो बोला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट जमाव बिंदु। क्या कहते हैं? जमाव बिंदु। और प्यारे बच्चों, जो इन्होंने कहा कि जो ऊपर वाला बिंदु रहेगा इसे बोला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्वथनांक बिंदु। और पानी को लिया तो इन्होंने कहा कि मेरा जो पानी जमेगा ना वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा, और जो पानी उबलेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। ऐसे ही फ़ारेनहाइट ने किया, मेरा जो नीचे वाला बिंदु है दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट, और ये भी क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट, एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। इसने कहा, चलो इसी से लेते हैं, इसने एक इक्वेशन तैयार कर दी। इसने इक्वेशन क्या तैयार करी कि सी मतलब कि सेल्सियस, माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट, बटे में 100। अब ये 100 क्या है? ये स्टूडेंट 100 इट्स नॉट अ बॉइलिंग पॉइंट। 100 का क्या है कि बटे में जितने बराबर में इस स्केल में बांटा हुआ है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इस स्केल में बटे में जितनी लाइनें होंगी, 0 से और 100 के बीच में कितनी लाइनें होंगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 98, 99 और 100। तो जितने बराबर भागों में बांटा गया है बटे में 100 लिखा है।
ऐसे ही फ़ारेनहाइट ने क्या कहा कि मेरा जो पानी जमेगा वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमेगा और जो पानी उबलेगा ना वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उबलेगा। तो इसने भी अपनी एक इक्वेशन तैयार कर दी, क्या कि F माइनस में यहाँ पे 0 था फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 32 बटे में बताओ 180। कि सर 180 क्यों आएगा, 212 आना चाहिए? जी नहीं स्टूडेंट, 180 क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि इस 32 के और 212 के बीच में जितने बराबर भागों में बांटा हुआ होगा तो 212 में से कितना घटा दो 32, तो 180। तो यहाँ कितना आएगा? इसने कहा कि मेरा जो पानी जमेगा वो 273 केल्विन पे जमेगा और जो पानी उबलेगा वो 373 केल्विन पे उबलेगा। तो इसने भी एक इक्वेशन तैयार कर दी कि K माइनस बोलो 273 बटे में 373 या 100 373 में से 273 घटा दो, तो इनकी एक इक्वेशन इक्वल निकल के आ गई। और क्या इक्वेशन निकल के आई? अरे क्या हो रहा है? देखो भाई क्या इक्वेशन निकल के आई, C माइनस 0 बटे में 100 बराबर में F माइनस 32 बटे में 180 इज इक्वल टू K माइनस 273 बटे में 100। ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि 0 32 के बराबर है, 32 इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। पेपर में आपसे क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देगा, कोई भी वैल्यू आपको दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इस वैल्यू का मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, केल्विन में कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, या बिना पूछे आपसे खुद पूछ लेगा कि इसका तापमान इतना कैसे होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर का जो मान होता है, रूम टेम्परेचर का मान, वो 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अब पूछेगा कि 25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होता है, केल्विन में कितना होता है। पूछेगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, आपको पता है कि सर 37 डिग्री सेल्सियस, तो पूछ लेगा कि भैया यही तापमान केल्विन में बताइए कितना होता है। यही तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है? जी हाँ बिल्कुल है। क्या यही निकल के आएगा इस फॉर्मूले से, इस इक्वेशन से? जी हाँ यही निकल के आएगा। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। देखो क्लियर है ना, ये इक्वेशन क्लियर है स्टूडेंट? फटाफट बताइए मुझे, क्लियर है ना? इसको डायरेक्ट भी लिख देते हैं, C बटे में 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 बटे 9, C माइनस C बटे में, है ना, वो काट पीट के लिख देते हैं, C बटे में 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 बटे में 9 और K माइनस 273 बटे में 5, 73 बटे में 5, यहाँ C है। तो काट पीट के वही इक्वेशन आ जाती है। अच्छा ऊपर लग गया क्या ये? देखो सही है ना, सेम वही चीज है, बस काट दिया है, 20 से काट दिया ना, 20 ने में 180, 20 पंजे 100, ये कट जाएगा बस। ये याद रखना, बेसिक से कर लेना, बिल्कुल आसान सा है। देखो कैसे, आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, क्या ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बताओ? 37 डिग्री सेल्सियस। मैं आपसे कहता हूं कि यही फ़ारेनहाइट में कितना हो, पता है आपको? 98.6। एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन अपने आप कर लेना। देखो कैसे आपको पता है इक्वेशन क्या है, C माइनस 0 बटे में 100 बराबर में F माइनस 32 बटे में 180। अब देखो K की ज़रूरत नहीं है, अगर K नहीं पूछा तो हम इन दो इक्वेशन को लेंगे। C का मान हमें पता है, C की जगह मैं क्या रख दूँ, 37 माइनस में 0 बटे में 100 बराबर में F माइनस 32 बटे में 180। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। स्टूडेंट जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, तो 180 की गुना जब 37 से होगी तो ये आएगा कितना, 6660, इतना ही आएगा ना। हाँ 18 की गुना 37 से होगी तो 666, एक जीरो, माइनस का निशान 180 की गुना 0 से होगी तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। कितने से गुना कर लो तो लिखूं या ना लिखूं, बराबर का निशान। 100 की गुना F से होगी तो कितना आएगा, 100F, फिर माइनस का निशान। 100 की गुना 32 से होगी तो कितना आएगा माय डियर, 3200। तो प्यारे बच्चों जब ये 3200 इधर आएगा तो 6660
प्लस में 3200, प्लस में हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस का है, तो इज इक्वल टू 100F। यस एंड नो। जब इसको आगे और सॉल्व करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कितना आएगा, दिस इज 9860 इज इक्वल टू 100F। और आपको पता है कि तो F इज इक्वल टू 9860 बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो का लगा दिया पॉइंट, दिस इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आसान है, क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ स्टूडेंट, फटाफट उसको कर दो आप। देखो मैं आपसे कहता हूं, यदि कोई कुछ नहीं, यदि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में इसका मान कितना होगा? केल्विन में निकालो भैया फटाफट, केल्विन में निकाल दो, फटाफट निकाल दो स्टूडेंट, फटाफट। मैं 1 मिनट का इंतजार कर रहा हूं आपके लिए। 1 मिनट नहीं, 30 सेकंड में निकल जाना चाहिए, बहुत आसान है। पहले इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या है? C-0 बटे में 100 बराबर में K-273 बटे में 100। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, C की जगह क्या रख दो? अरे 37 रख दो ना C की जगह, C की जगह क्या रख दो? 37। जब दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये 3700 आ जाएगा, बराबर का निशान 100 के माइनस का निशान 27300। यस एंड नो। तो प्यारे बच्चों जब ये 27300 इधर आएगा तो प्लस में होगा कि माइनस में होगा? कि सर प्लस में होगा। बहुत बढ़िया। जब हम इधर करेंगे तो दिस इज 100 के, जब इसको प्लस करेंगे स्टूडेंट दिस इज 31000 बराबर में 100 के। कि सर के बराबर में इधर 31000 बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो सर 310 केल्विन आ गया और यही आंसर है। क्लियर है। लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, और जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है वो क्या है? यदि कोई टेम्परेचर माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस है तो यही तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु का तापमान माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस है तो यही तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? फटाफट बता दीजिए स्टूडेंट मुझे। बताइए फटाफट। बहुत आसान है, सेम जैसा किया था ऐसे ही करना है। फ़ारेनहाइट में निकालना है। C-0 बटे में 100 बराबर में F-32 बटे में 180। C की जगह क्या रख दूंगा? C की जगह बताओ क्या रख दूं? माइनस के 40। C की जगह क्या रख दूं? माइनस के 40। तो प्यारे बच्चों जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 180 की गुना 40 से होगी तो 18 चौके 72 00 बराबर 100F माइनस में 3200। यस एंड नो। कोई डाउट नहीं होगा। प्यारे बच्चों जब ये 3200 इधर आएगा तो प्लस में होगा कि माइनस में? कि सर प्लस में होगा। बहुत बढ़िया कर दिया। इज इक्वल टू 100F। यस एंड नो। प्लस माइनस हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। जो डिजिट वैल्यू के सामने बड़ी होती है उसी के सामने जो साइन होता है उसी को लगा देते हैं। जब इसमें से घटेगा तो स्टूडेंट ये कितना आएगा? माइनस के 4000 इज इक्वल टू 100F। कि सर F इज इक्वल टू कितना होगा? तो माइनस के 4000 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, सो इट मीन्स माइनस के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन भी यही था, आंसर भी यही निकल के आया है और पेपर में यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वैल्यू को डायरेक्ट याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है कि जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर एक जैसा होता है, दैट इज कॉल्ड माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखा ना आपने कि सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में कैसा मान आया था? इक्वल मान आया था। तो यही तापमान ऐसा होता है कि जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक जैसा होता है। क्लियर है? तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं ऐसा ही एक और कंसेप्ट लेकर। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आप अच्छे से और बड़े आसान से शब्दों में समझ रहे होंगे। स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि जिससे हमें पता पड़ता रहे कि बच्चों को समझ भी आ रहा है या क्या चल रहा है। ठीक है, बताते रहिएगा। अब जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं ना स्टूडेंट, तो इसमें बात आता है टेम्परेचर मेजरमेंट। क्या? टेम्परेचर
मेज़रमेंट। ये स्केल के बारे में पढ़ा। अब बात करेंगे टेम्परेचर मेज़रमेंट, हिंदी में बोला जाता है ताप मापन। इतना तो पता है कि सेल्सियस, डिग्री, फ़ारेनहाइट और केल्विन से मापा जा सकता है, लेकिन अब आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे मापने के लिए, जैसे थर्मामीटर देखा होगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसको डॉक्टर तापमापी कहते हैं। अब पूछ लेगा कि डॉक्टर तापमापी में कितनी डिजिट, कितनी वैल्यू से कितनी वैल्यू होती हैं। जैसे आपने देखा होगा एक थर्मामीटर होता है ना, डॉक्टर ऐसे लगा के आपके मुंह में लगाता होगा। फिर आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर भी आने लगे हैं, है ना। ये क्या हो गया बच्चों? ये बंद हो गई क्या? अरे लाइट फ्लक्चुएट कर गई भाई।